तो कल हमने साध्या साध्य तो देखा था, साध्या साध्यत में हमने और भी चीजें देखी थी कि जो कुणप गंधी वाला है या जो अलग अलग विचित्र कलर के रंग वाला खून जब निकलता है, जब रोगी में धातु शैथिल्य है, धातु दौर्बल्य है, क्षीण धातु है, या कंठ में अटक जाता है, बाहर नहीं निकलता, तो ऐसा रक्तपित्त असाध्य माना जाता है। अगर ठीक तरह से मतलब कोई एक गति से नहीं आने वाला, बीच बीच में आने वाला, धीरे धीरे आने वाला, कभी ऊपर कभी नीचे आने वाला, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शांत होके आने वाला रक्तपित्त जो है वो याप्य है। और अगर रोगी बलवान है, उसमें उपद्रव नहीं है, एक ही मार्ग से आने वाला है, सुख काल में मतलब हेमंत या शिशिर ऋतु में आने वाला, उसके बाद नूतन नूतन रक्तपित्त है, तो वो साध्य है। चिकित्सा सूत्र में हमने देखा था 3 प्रकार के चिकित्सा सूत्र देखे थे। एक मतलब अगर रोगी बल मांस से क्षीण नहीं है तो रक्त का स्तंभन करने का जरूरत नहीं है, रक्त को बहते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोगी जो है वो अक्षीण बल मांस है, उसका बल और मांस धातु क्षीण नहीं है, तो स्तंभन नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स का स्तंभन किसका करना चाहिए? स्तंभन उन रोगियों का करना चाहिए जो गर्भिणी है, बाल है, वृद्ध है, जिनका बल कम है, जिनकी अग्नि मंद होते जा रही है, तो ऐसे लोगों का स्तंभन करना चाहिए। जिनका रक्ताल्पता दिख रही है, जिनका जीवन खत्म होते जा रहा है, ऐसे रोगियों का स्तंभन करना चाहिए। अदरवाइज जो स्थूल है, स्ट्रांग है, जिसके मांस धातु उपचित है, जिसका मतलब रक्ताल्पता नहीं दिख रही है, ऐसे रोगियों का स्तंभन नहीं करना चाहिए। ये पहला चिकित्सा सूत्र था। दूसरा था कि रोग मतलब जो दोष है वो साम दोष के वजह से या निराम दोष की वजह से, कफ के वजह से या आउट ऑफ कफ वजह से। अगर कफज है या साम दोष वाला है, साम पित्त वाला है, तो उसमें लंघन करना चाहिए। और अगर वातज है और निराम पित्त वाला है तो उसमें तर्पण करना चाहिए। तो सामत्व के हिसाब से भी एक चिकित्सा उन्होंने बताई, ये सेकेंड चिकित्सा थी। थर्ड चिकित्सा में उन्होंने प्रतिमार्ग हरण बताया है। प्रतिमार्ग हरण मतलब शोधन देना चाहिए, वो उल्टी दिशा में देना चाहिए। तो अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है, ऊपर से रक्त आ रहा है, ऊपर के 7 द्वारों में से रक्त आ रहा है, तो उसको नीचे की तरफ हरण करना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए। और अगर मतलब विरेचन करना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ से रक्त आ रहा है, गुद या उपस्थ से रक्त आ रहा है, तो उसको ऊपर की तरफ खींच लेना चाहिए। किस किस में शोधन नहीं दे सकते? गर्भिणी, वृद्ध, क्षत, क्षीण, कृश, बालक, रुक्ष, प्रमित भोजन वाले में शोधन नहीं दे सकते। वमन किससे देना चाहिए? तो मदन फल और यष्टि मधु। कल मैंने बताया था कि बहुत सारे वामक द्रव्य नहीं है जो मधुर रस वाले हैं, जो मधुर रस वाले हैं या जो लवण रस वाले हैं, ऐसे बहुत सारे वामक द्रव्य नहीं है। विरेचन में वो प्रॉब्लम नहीं है। विरेचन में बहुत सारे कल्प मिल जाते हैं जो कटु, तिक्त और कषाय रसात्मक है, और जिससे आप विरेचन दे सकते हो, जैसे निशोत्तर है, त्रायमाण है, आरगवध है, आमलतास है। तो ये जितने भी द्रव्य हैं, ये द्रव्य सभी कटु, तिक्त, कषाय रसात्मक हैं और जो उत्कृष्ट विरेचन का काम करते हैं। फिर इसी हिसाब से मैंने साध्या साध्य तो भी एक्सप्लेन किया था कि जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है वो साध्य क्यों है? क्योंकि एक तो हम उसमें विरेचन करते हैं, विरेचन इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, उसमें शरीर का बल कम नहीं होता। विरेचन में वात बढ़ता है, लेकिन जितना वमन में बढ़ता है उतना नहीं बढ़ता। विरेचन जो है वो कफ और पित्त की उत्कृष्ट दोनों का उत्कृष्ट उपक्रम है। और चौथा मतलब उसके कल्प ज्यादा मिल जाते हैं या उसके द्रव्य ज्यादा मिल जाते हैं। वमन में वैसा नहीं है। जब अधोग रक्तपित्त में वमन देंगे तो क्या होता है कि वमन से, वमन एक तो शरीर की क्रिया के विपरीत है। हम यूजुअली दिन में एक बार वमन नहीं करते, हम इन दिन में एक बार विरेचन में चले जाते हैं। मतलब वी पास स्टूल्स बट वी डोंट वॉमिट इन वंस अ डे। तो इसीलिए शरीर बल विरोधी है प्रक्रिया। वमन से वात की वृद्धि बहुत सारी होती है। वमन ये वात का उपक्रम नहीं है, और
वमन करने वाले द्रव्य उपलब्ध नहीं होते। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से रक्त पित्त का साध्यत्व गति के हिसाब से मेंशन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी गति पूछा जाएगा तब उसका साध्यत्व भी लिखा जाएगा। तब उसके साध्यत्व में आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं कि क्यों ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य है और अधोग रक्तपित्त असाध्य है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने जैसी है कि प्रतिमार्ग हरण उन्होंने बोला है, उन्होंने प्रतिमार्ग हरण कहा है। तो प्रतिमार्ग हरण क्यों, शायद ये भी मैंने कल बताया था कि प्रतिमार्ग हरण करने का कारण ये है कि जब आप ऊपर की दिशा में प्रेशर बढ़ा देते हो तो नीचे से निकलने वाले रक्त पित्त पे प्रेशर कम हो जाता है, रक्त कम निकलता है। जब आप नीचे की तरफ बढ़ा देते हो तो ऊपर से निकलने वाला रक्त जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है। बिकॉज व्हाट इज वमन एंड विरेचन? वमन एंड विरेचन इज एक्सेसिव प्रेशर बिल्डिंग अप एंड इन दैट पार्ट ऑफ द कोस्ट। अगर वमन दे रहे हैं तो छाती में मतलब आमाशय के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। विरेचन दे रहे हैं तो लघ्वांत्र और बृहदांत्र में, स्पेसिफिकली बृहदांत्र में एक्सेसिव प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब एक जगह एक्सेसिव प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह का प्रेशर कम हो जाता है, रक्त का स्राव होना कम हो जाता है, बिकॉज देयर इज लेस प्रेशर इन दैट एरिया। सेकेंड इज, जब हम प्रतिमार्ग हरण करेंगे तो जो भी रक्त अन्न नलिका में चला गया है, जैसे समझो मतलब जीआई ट्रैक्ट में चला गया है, वो ज्यादा देर तक जीआई ट्रैक्ट में रहेगा। तो जब हम नीचे की तरफ से निकलने वाले रक्त में वमन देंगे तो प्रेशर तो कम हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो रक्त वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी बाहर आ चुका है वो उसी जगह पर ज्यादा देर रहेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देर आर हाई चांसेस दैट द सेम iron, the same proteins will get absorbed to form new blood, or because they are in the body form, they are in the absorbable form, they are in the assimilable form, तो पुनः जो रक्त बनता है शायद वो बनने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रतिमार्ग हरण विल वर्क। ओहो, जस्ट वन मोमेंट, मैंने गलत बटन दबा दिया। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू रक्त पित्त के शमन। अब गर्भिणी, वृद्ध, बालक या क्षीण या क्षत, उरक क्षत जिसको है, या फिर जिसमें रक्ताल्पता है, जिसका बल कम है, तो ऐसे लोगों को हम शोधन नहीं दे सकते। ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो ऐसे लोगों को हम क्या देंगे, ऐसे लोगों को हम शमन देंगे। शमन में क्या क्या देंगे, रक्त स्तंभक औषधियां देंगे ताकि रक्त रुक जाए, बलवर्धक दवाइयां देंगे क्योंकि रक्त जो है वो बल का अधिष्ठान है। जैसे रस बल का अधिष्ठान है वैसे ही रक्त भी बल का अधिष्ठान है। तो रक्त कम हो जाने से या रक्त शरीर के बाहर निकल जाने से बल कम हो जाता है, तो हम ऐसे द्रव्य देंगे जो बलवर्धक है। रक्त शरीर से बाहर आ गया है तो ऐसे द्रव्य देंगे जो रक्तवर्धक भी है। पित्त इसमें ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे द्रव्य देंगे जो पित्त शामक है। और शरीर से रक्त अलग अलग तरह जगह से निकल रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो इसमें तृष्णा और दाह, ये दो लक्षण जो हैं, ये दो लक्षण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो तृष्णा नाशक और दाह नाशक ये दोनों ड्रग्स हम देंगे। तो चरक ने बहुत सारे ड्रग्स बताए हैं, मतलब उसने इस हिसाब से इस क्रम में नहीं बताए, उसने तो जैसे पत्ते पीस के बांट देते हैं वैसे बताए। हमको क्या करना है कि कौन सा ड्रग किसके लिए यूज होता है वो हमको लिखना है। एक ध्यान रखिए कि जब आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो चरक संहिता में कोई भी ड्रग, कोई भी रोग में पहला जो पार्ट संप्राप्ति तक और साध्यत्व तक जब खत्म हो जाता है तो चरक ने बहुत सारे कल्प दिए हैं। इतने सब कल्प, इट इज नॉट नेचुरल। हाँ, रेफर हम जरूर कर सकते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम रेफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जबकि हमको ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट, तो ये सब सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करते वक्त उतने ही समय में चरक का भी पूरा पढ़ाई करके एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिखना इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है,
तो इसीलिए, क्योंकि चरक में भी हमको 3 स्थान पढ़ने हैं, तो इसीलिए व्हाट वी प्लान टू डू और व्हाट वी शुड डू इज वी शुड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स कि ये ड्रग क्यों दिया हो सकता है, ये ड्रग क्यों दिया हो सकता है। दिस विल हेल्प अस टू फोल्ड। एक तो हमको याद रखने में इजी पड़ेगा। अब जब चरक ने कम से कम 100 अलग अलग कल्प दिए हैं जो रक्त पित्त में शमन का काम करते हैं, तो उन 100 कल्पों को याद रखने से अच्छा है कि अगर हम उन 100 कल्पों में जो जो भी ड्रग्स यूज हुए हैं तो किस प्रिंसिपल से यूज हुए हैं वो प्रिंसिपल्स याद रखें। तो हमको 4 या 5 प्रिंसिपल ही याद रखने। So that is one of the best ways of remembering the चिकित्सा, specifically शमन चिकित्सा of different रोग in चरक संहिता। तो ये 5 रादर 6, इसमें तृष्णा नाशक भी एक होता है। तो बट तृष्णा से रक्त पित्त का शमन नहीं होता, तृष्णा इज अ सिम्टम। तो रक्त स्तंभक, बलवर्धक, रक्तवर्धक, पित्त शामक और दाहनाशक, ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के अलग अलग द्रव्यों के कल्प जो है वो चरक ने बताए हैं रक्त पित्त के शमन में। तो रक्त स्तंभक कौन कौन से ड्रग्स बताए? मोचरस बताया है, या लज्जालु बताया है, धातकी स्तंभन है, आम्र बीज स्तंभन है। तो ये 4-5 जो चीजें हैं वो हमने याद रख ली। या अगर हमने 4-5 चीजें भी याद नहीं रखी, इफ यू नो द प्रिंसिपल वी कैन इवन बोरो फ्रॉम द्रव्य गुण। हम द्रव्य गुण के जो कषाय बताए हैं उसमें से भी बोरो कर सकते हैं। बलवर्धक कौन कौन से द्रव्य बताए हैं? अलग अलग प्रकार के मांस रस बताए हैं, अंडे बताए हैं। उसके बाद अलग अलग प्राणियों का रक्त लेने के लिए बोला है, पीने के लिए बोला है। जीवनीय गण जो है, या तृण पंचमूल या पंच पंचमूल, ऐसे बहुत सारे गण बताए हैं उन्होंने जो बलवर्धक है। और कुछ कल्प बताए हैं जैसे सर्पी गुड़। सर्पी गुड़ वैसे तो शतक्षीण में आता है, लेकिन सर्पी गुड़ का मतलब रोगाधिकार उसका शतक्षीण है, लेकिन सर्पी गुड़ का भी बलवर्धन में यूज किया हुआ है। एक और चीज यहाँ ध्यान में रखने जैसी है कि बहुत सारे, अब रक्त पित्त में बल कम हो जाना ये सबसे मेन सिम्टम है। तो जितने जितने डिसीज में बल कम हो जाता है, जैसे शतक्षीण में बल कम हो जाता है, या वात व्याधि में बल कम हो जाता है, या तो ये जितने जितने भी उस दिस आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द एग्जाम, दिस आई एम टॉकिंग फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। कि अगर आपके पास कोई कल्प है, अब जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने सर्पी गुड़ क्लिनिक में रखा ही नहीं, लेकिन कोई पेशेंट आ गया जो रक्त पित्त का है, या फिर दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उस समय में वॉट एवर यू हैव उसका रोगाधिकार और उसके उस रोग का और इस रोग का संबंध अगर आप लगा देंगे तो यू कैन यूज दैट ड्रग फॉर दिस डिसीज ऑल्सो, दो इट वॉज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर दैट इट विल वर्क, बिकॉज द सिम्टम ऑफ द डिसीज एंड द दोष वृद्धि ऑफ द डिसीज इज सेम। तो बलवर्धक जितनी भी चीजें बताई हैं, मांसरस, जीवनीय गण, अलग अलग प्रकार के मंड बताए हैं, यूष बताए हैं, उसके बाद अलग अलग प्रकार के प्राणियों का रक्त बताया है, और सर्पी गुड़ जैसे कल्प बताए हैं। रक्तवर्धक, अब रक्तवर्धक क्यों? रक्तवर्धक मतलब ऐसे कल्प जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा हो। तो उस टाइम पे आयरन कंटेंट वगैरह पता नहीं था, लेकिन जितने भी चीजें उन्होंने बोली हैं वो जब डार्क रेड है, डार्क रेड, तो वॉट एवर इज डार्क रेड हैज हायर अमाउंट ऑफ आयर, whatever is dark red has higher amount of iron। तो इसीलिए खजूर जैसी चीजें, या केसर जैसी चीजें, या रक्त चंदन जैसी चीजें, या गैरिक गेरू जैसी चीजें, ये सब रक्तवर्धन का काम करेगी रक्त पित्त में। साथ ही साथ केसर है, गेरू है, रक्त चंदन है, ये पित्त शमन का भी काम करेगी, पित्त शमन का भी काम करेगी। यहाँ तो मैंने उसको रक्तवर्धन में इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली वहां पर वो भी एक ऑप्शन है। पित्त शामक तो बहुत सारे ड्रग मिल जाते हैं, रक्तवर्धक ज्यादा ड्रग नहीं मिलते उस अध्याय में, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। पित्त शमन करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ये बताए, जैसे केसर रिपीट हुआ है, देखो लोद्र है, कमल है, सारिवा है, बहुत सारे पित्त शामक ड्रग्स बताए हैं जो रक्त पित्त में बढ़े हुए पित्त को कम करेंगे, रक्त को प्रसादन का काम करेंगे। सारिवा या कमल जैसे जो ड्रग्स हैं, या लोद्र जैसे जो ड्रग्स हैं, वो रक्त का प्रसादन भी करते हैं, रक्त प्रसाधक भी हैं। तो पित्त शमन और रक्त प्रसाधन द्रव्यों का वर्णन किया है। लास्ट में दाहनाशन के लिए अलग अलग प्रकार के शीत लेप, शीत परिषेक, शीत अवसेचन,
इन चीजों का वर्णन चरक करता है। अब नेक्स्ट आता है रक्त पित्त में आहार। रक्त पित्त में क्या क्या खाना चाहिए। तो रक्त पित्त में जो आहार लेते हैं उसमें सबसे मेन आहार है कि भाई जो बल को और रक्त को बढ़ाए, बल को और रक्त को बढ़ाए। तो बल को बढ़ाने के लिए जब भी कोई कन्वालेसेंस में जाता है, बहुत टाइम जिसका बुखार आता रहता है, बल कम हो जाता है, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे दादी दादा हमको क्या देते हैं, सत्तू देते हैं। सत्तू, व्हाट इज सत्तू? सत्तू इज अ थिंग क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन्स, जिसमें ग्रेन का बाकी माल मसाला नहीं है, ग्रेन्स का सिर्फ जो एब्जॉर्बेबल कंटेंट जो है वही होता है। तो ये सत्तू जो है ये सद्योतर्पक माना गया है। सद्योतर्पक मतलब अभी लिया और अभी उससे अलग अलग धातुओं में वर्धन, या सद्यो बल्य, तो अलग अलग धातुओं में पोषण चला गया सत्तू की वजह से। तो बल्य और तर्पक जो चीजें हैं, जैसे सत्तू है, मंड है, मंड इज वेरी रिच इन sugar, carbohydrates. Yavagu is also rich in carbohydrates, but Yavagu manda is some form of rasa. Yavagu is a mixture of solid and liquid. तो यवागु है, मंड है, ये भी सद्यो बल्य है या प्रीणन द्रव्य है ये सब। साथ ही साथ सबसे बढ़िया बल्य जो है वो मांस रस है। तो इन चीजों को लेने को बोला है। क्यों? क्योंकि बल कम हो जाता है, बल कम हो जाने की वजह से रोगी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं, या रोगी का बल कम हो जाने की वजह से मृत्यु आने के चांसेस होते हैं। तो उस समय में इन सब का सेवन करना रोगी के बल के लिए हितकर होता है। फिर रक्तवर्धक चीजें बताई हैं उन्होंने। रक्तवर्धक चीजें जैसे प्राणियों, अलग अलग प्राणियों का रक्त पीने को बोला है, अलग अलग प्राणियों का रक्त पीने को बोला है। साथ ही साथ मांस खाने को बोला है। अब मांस खाने से क्या फायदा? मांस खाने से बल बढ़ता है, जैसे मांस रस खाने से बल बढ़ता है वैसे ही मांस खाने से भी बल बढ़ता है। लेकिन मांस का बेसिक इशू, बेसिक एम ये है कि रस रक्त मांस। तो मांस का जो पोषण है वो रस के बाद, रक्त के बाद होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप मांस ही लोगे तो क्या होगा कि रक्त का बल कम हो जाएगा, तो आगे मांस धातु का भी बल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मांस ही लोगे तो समान से समान की वृद्धि होती है। तो इसीलिए मांस से आगे वाले धातुओं का पोषण चालू रहेगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ मांस लेने को बोला है। फिर पित्त शामक जितने भी द्रव्य आपको याद आते हैं, आहारीय द्रव्य, वो आप लिख सकते हैं। जैसे घृत है, शाली है, गोधूम है, मुद्ग है, मुद्ग मतलब मग, परवल है, लौकी है, और जल में आने वाले शाक, जो पानी में आने वाले शाक हैं वो सब पित्त शामक होते हैं। फिर उसके बाद दाह नाशक ले सकते हो, शीत पदार्थ जितने भी है, बर्फ है या फिर और दुग्ध है, ये सब शीत पदार्थ हैं। तो दाह नाशक, इन कल्पों का भी, इन आहारीय द्रव्यों का भी उल्लेख चरक ने किया है। साथ ही साथ तृष्णा शामक। अब तृष्णा शमन के लिए तिक्त रस बोला गया है। तिक्त रस पित्त को भी कम करता है, आम को भी कम करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, रुचि भी लाता है। और तिक्त रस का एक और फायदा यह है कि तिक्त रस तृष्णा कम करता है। तो इसीलिए तृष्णा शामक में तिक्त रस जो है वो उन्होंने बोला है। आम्ल रस वाली चीजें देना, आम्ल रस आइडियली तो पित्त को बढ़ा देता है, लेकिन आम्ल रस जो है वो अगर आपको याद है फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, रक्ते आम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता। तो जब रसक क्षय होता है, रक्त क्षय होता है, तो रक्त क्षय के लक्षणों में आम्ल रस की प्रीति या आम्ल रस की चाह उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आम्ल रस के अलग अलग कल्प देने को बोला है। यहाँ पर आम्ल रस के साथ आप मधुर रस को भी ये कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि मधुर रस जो है वो भी पित्त शामक है। तो आम्ल मधुर रस के अलग अलग पदार्थ लेना, जैसे कोकम का शरबत लेना, कैरी का पन्ना लेना, तो ये सब जो है ये बलवर्धक भी है, तृष्णा शामक भी है। और आम्ल रस ज्यादा होने की वजह से या आम्ल रस की उपस्थिति की वजह से रक्त का भी प्रमाण बढ़ा देते हैं या रक्त क्षय को कम कर देते हैं। रक्त पित्त में आमेयिक प्रयोग।
अब हमने ज्वर में हमें एक प्रयोग देखा था कि अतिसार हुआ तो क्या लेने का, अतिसार वाला ज्वर हुआ तो क्या लेने का, 2 दिन का ज्वर हुआ है तो क्या लेने का। तो ये आमेय प्रयोग जो है ये भी रेफरेंस के लिए हैं। ये आप इसमें से 2-3 आमेय प्रयोग अगर आपने एग्जाम में लिख दिए या फिर कुछ नहीं लिखा, अगर आमेय प्रयोग का टाइटल लिख के नीचे आपको जो मर्जी आए लिख दिया, तो सिंपल सा चीज है, द एग्जामिनर विल फील बेटर कि नहीं इसने आमेय एक प्रयोग भी किया है कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन आए तो क्या दवाई देनी चाहिए। तो आमेयिक प्रयोग में चरक ने अवस्थानुरूप अलग अलग आमेयिक प्रयोग बताए हैं। तो जैसे उसने बोला है कि मूत्र मार्ग से अगर रक्त ज्यादा निकल रहा हो, तो मूत्र मार्ग से अगर रक्त ज्यादा निकल रहा हो तो आप उसमें शतावरी, गोक्षूर, चारों पर्णियां मतलब मुद्गपर्णी, माशपर्णी, उसके बाद प्रश्निपर्णी और शालपर्णी, ये चारों पर्णियां जो है ये इनको दूध में उबाल के दे सकते हैं। अगर गुद मार्ग से ज्यादा रक्त निकल रहा है तो दुग्ध में मोच रस को उबाल के दे सकते हैं। अगर कफावृत है रक्त, ग्रथित है, गले के यहाँ अटका हुआ है, गले से ऊपर रक्त नहीं आ रहा, ब्लॉकेज हो गया है, तब आप गले में कमल नाल डाल सकते हैं। जैसे कमल नाल आपको याद होगा कि वमन जब हम करते हैं या वमन करवाते हैं तो वमन के वेग बढ़ाने के लिए हम कमल नाल का उपयोग करते हैं। आज की तारीख में कोई कमल नाल का उपयोग नहीं करता, आज की तारीख में तो वो रबर ट्यूब डालते हैं। बट कमल नाल इज अ सॉफ्ट लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच इज पोरस। एक तो वो मृदु है और पोरस है, तो इसीलिए कमल नाल से गले में अगर इरिटेशन कर देंगे तो व्हाट हैपन्स इज उल्टी आने का चांसेस बढ़ जाता है। और रक्त पित्त में स्तंभन नहीं करना होता है। अगर अक्षीण बलमांसा है तो ये उल्टी लाके जो भी रक्त वहां जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम ये कमल नाल करता है। साथ ही साथ अगर कोई ब्लॉकेज है तो आप उसमें क्षार, मधु और घी का मिश्रण दे सकते हैं। क्षार ब्लॉकेज को हटा देगा, मधु और घी जो है वो क्षार को लेने योग्य बना देंगे। अगर नासागत या नासा से अधिक रक्त का स्राव हो रहा है तो व्हाट दे डू इज अवपीडनस्य बोला है। अवपीड मतलब गीले चीजों को लेके उसमें से रस निकाल के नाक में डालना इज अवपीडनस्य। गीली वनस्पतियों को लेके उसके रस से नस्य करना इज अवपीडनस्य। ये अवपीडनस्य लेकिन दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर आपका रोगी क्षीण बल वाला है, क्षीण मांस वाला है, जिसमें आपको स्तंभन एक्सपेक्टेड है, तो स्तंभक द्रव्यों का, गीले द्रव्यों का रस निकाल के आप स्तंभक नस्य दे सकते हैं, अवपीड। और अगर आपको स्त्रोतरोध है या दोष ज्यादा हो गए हैं उनको निकालना है तो स्त्रोतरोध निकालने वाला अवपीड नस्य दे सकते हैं। दाह अगर हो रहा है तो दाह में उन्होंने बोला है कि शीतल द्रव्य लेने चाहिए। जैसे शीतल मणि है, शीतल घर में रहना, शीतल बिस्तर पे रहना, लेप लगाना, शीतल वातावरण में रहना। फिर उन्होंने बोला है नदी के किनारे रहो, ठंडे गृह में रहो। उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं जो उस समय में पॉसिबल है। बट राइट नाउ व्हाट इज पॉसिबल, राइट नाउ हम ये कर सकते हैं कि भाई हम एसी में सुला सकते हैं पेशेंट को, नरम ठंडे बिस्तर पे। रेक्सिन का बिस्तर नहीं हो, रेक्सिन का बिस्तर होता है तो क्या होता है, रेक्सिन के बिस्तर में लोग रोगी गर्म ज्यादा महसूस करता है, पसीना ज्यादा आता है, ठंडी चीजों का लेप लगा सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच द वी कैन डू इन दाह। उसके बाद आता है रोगाधिकार वाले कल्प। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पोस्ट द लिंक फॉर अटेंडेंस हियर and I am going to close down this meeting in a minute after ये 5 कल्प हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये मीटिंग खत्म कर दूंगा। इसके बाद 1 या 2 स्लाइड बची हैं जो हम करके आज का लेक्चर जल्दी खत्म कर देंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 1 और 2 लेक्चर्स वी विल गिव फॉर द रिविजन ऑफ डिफरेंट कल्प एंड द साध्या साध्यत्व चिकित्सा सूत्र एंड अदर कंटेंट्स इन रक्त पित्त चिकित्सा। जैसे मैंने ज्वर चिकित्सा का बनाया था सेम मैं रक्त पित्त चिकित्सा का भी बना दूंगा। और आई पोस्ट इट ऑन मूडल बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे आपको ज्वर के पूरे लेक्चर्स और रक्त पित्त के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने मेरा हार्ड डिस्क बदला है तो मेरे कुछ लेक्चर्स मेरे पुराने हार्ड डिस्क में है तो आई हैव टू टेक इट।
एक ही साथ में डाल दूंगा. And what you have to do, what is your homework is you have to read Rakta Pitta Chikitsa once, and you have to ask any questions if you have in the next lecture. So I hope all of you have gone to the link, and I am ending this meeting and I'll start a new meeting in a minute. So thank you so much, and please rejoin again.